स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। इस वीडियो में मैं 29 और 30 मार्च तक का करंट अफेयर कवर करूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, भारत 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा चाय निर्यातक देश बना है। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन है चाय निर्यात में? केन्या जो है शीर्ष स्थान पर है। श्रीलंका तीसरे स्थान पर है, जिसको भारत ने क्या किया है, पछाड़ दिया है। तो भारत अब जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। ठीक है, यह याद रखेंगे आप। शीर्ष पर कौन है? केन्या है और तीसरे स्थान पर श्रीलंका है। अगला है डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली, DCS। यह क्या है और इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से सीधे खेत से वास्तविक फसल बुआई का विवरण एकत्र करने के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली शुरू की है। तो याद रखेंगे, इसे किसने शुरू किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। यह मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से वास्तविक समय में फसल बुआई का विवरण एकत्र करेगा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जो है काफी चर्चा में इस वीक रहा है। यह क्या है और यह सरकार क्यों समाप्त कर दी है? टोटली नहीं समाप्त हुआ है, यह केवल दीर्घकालिक और मध्यमकालिक जो जमाएं हैं वह बस समाप्त की गई है, जबकि लघुकालिक जो है वह अभी भी जारी रहेंगे। भारत सरकार ने मध्यम और दीर्घकालिक जमाओं के लिए स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बाजार की बदलती परिस्थितियों और योजना के प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है। यह क्यों लिया गया है? तो इसे सरकार को यह महसूस हो रहा था कि सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इससे उसको सोने की कीमतों के साथ साथ उस पर कुछ ब्याज भी देना होता था सरकार को। इसलिए इसमें एक घाटे का सौदा सरकार को नजर आ रही थी, इसलिए इसने दीर्घकालिक और मध्यमकालिक जो योजनाएं हैं उनको बंद कर दी है और बैंकों के विवेक पर छोड़ दी है कि जो अल्पकालिक जमाएं हैं वह बैंक डिसाइड करेंगे कि उन्हें जारी रखना है कि नहीं रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत मौजूदा जो जमाएं हैं उनकी परिपक्वता तक अप्रभावित रहेंगी। मतलब जितनी जमाएं हैं, दीर्घकालिक हो या मध्यमकालिक या अल्पकालिक, वह सभी अभी वैसे ही चलेंगी। आगे से यह बंद रहेगा, केवल कौन? दीर्घकालिक और मध्यकालिक। ठीक है, इसके बारे में आगे और देखते हैं। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना क्या है? इसमें 3 जमा श्रेणियां थी, जिसमें अल्पावधि बैंक जमा श्रेणी थी, जिसको 1 से 3 वर्ष के लिए बैंकों द्वारा प्रबंधित किया जाता था। मतलब बैंक जो है 1 से 3 वर्ष के लिए यह योजना चलाती थी। और मध्य अवधि के सरकारी जमा जिसको बोलते हैं, यह 5 से 7 वर्ष के लिए सरकार द्वारा समर्थित था। दीर्घकालिक भी सरकारी जमा थी जो 12 से 15 वर्ष के लिए सरकार द्वारा समर्थित था। इसमें जमा पर ब्याज दरें क्या थी? तो अल्पावधि जमा पर अंतर्राष्ट्रीय पत्ता दरों और नीतियों के आधार पर बैंकों द्वारा ब्याज निर्धारण की जाती थी। अवधि में 2.25% प्रतिवर्ष, दीर्घकालिक जमा पर 2.5% प्रतिवर्ष सरकार वहन करती थी। ठीक है, तो यह ऐसे था कि सोने का जो रेट बढ़ता था उतना तो गवर्नमेंट देगी ही देगी, उसके ऊपर से यह ब्याज देती थी। ठीक है, तो सोने का रेट तो लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके ऊपर यह ब्याज दर है। ठीक है, इसलिए सरकार को बहुत ज्यादा घाटा इस पे महसूस हो रहा है कि लग रहा है, इसलिए सरकार यह मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं बंद कर देगी। अल्पावधि वह है कि सोने का जिस रेट से बढ़ेगा उसी रेट से यह क्या बैंकें करेंगी, ब्याज दर को निर्धारित करेंगी, तो इसलिए इस पे घाटा लगने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए सरकार जो है मध्यम और दीर्घकालिक जमा की जो श्रेणियां हैं उनको समाप्त कर देगी। अगला है सहकार योजना। तो यह योजना कौन स्टार्ट कर रहा है, यह क्या है? सहकार योजना जो है सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया जा रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। उन्होंने ओला और उबर की तर्ज पर एक नई ऐप आधारित टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इसी को सहकार योजना का नाम दिया गया है। तो यह सहकार योजना और कुछ नहीं है, एक टैक्सी सेवा है। जैसे ओला और उबर काम करते हैं उसी तरह से ऐप आधारित यह योजना है। तो यह याद रखेंगे आप लोग कि यह टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना है जो सहकारी क्षेत्र से संबंधित है।
किसने शुरू किया है? तो अमित शाह ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है गिबली शैली। इसको घिबली या गिबली शैली भी बोला जा रहा है। यह क्या है? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों और ऐतिहासिक घटनाओं का कार्टून बनाया जा रहा है। किसकी मदद से? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो उसी शैली को गिबली शैली बोला जा रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो गिबली शैली की कला ऑनलाइन वायरल हो गई है। वह क्यों हुई है? क्योंकि यह एआई द्वारा बनाई गई छवियां स्टूडियो के सौंदर्य बोध का नकल करती हैं। ओपन एआई के जीपीटी 4.0 ने उपयोगकर्ताओं को खुद के प्रसिद्ध व्यक्तियों और ऐतिहासिक घटनाओं के स्टूडियो गिबली शैली के चित्र बनाने की अनुमति दी है। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों और ऐतिहासिक घटनाओं का एआई द्वारा इस शैली में चित्र बनाता है। अब गिबली क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो गिबली की उत्पत्ति गिबली नामक लीबियाई अरबी शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है उत्तरी अफ्रीका में बहने वाली गर्म रेगिस्तानी हवा। तो उत्तरी अफ्रीका में बहने वाली गर्म रेगिस्तानी हवा को गिबली या गिबली बोलते हैं। तो उसी के नाम पर यह इस शैली का नाम पड़ा है। गिबली का और कहाँ यूज किया जाता है? तो ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल इतालवी पायलटों द्वारा गर्म भूमध्य रेखीय हवा का वर्णन करने के लिए किया जाता था। स्टूडियो गिबली के संस्थापक कौन है? तो जापान के हयाओ मियाजाकी हैं, जो एनिमेशन की दुनिया में एक नई ताजा हवा लाने के लिए स्टूडियो के लक्ष्य का प्रतीक बनाने के लिए इस नाम को चुना है। इसके संस्थापक कौन है? तो मियाजाकी हैं, जो जापान के हैं। अगला है भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज दोगुना हो गया है। यह आईएलओ की रिपोर्ट जो 2024 से 26 के बीच बनाई गई है, उसमें शो किया गया है। और यह किस वजह से हुआ है? तो आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार जो आयुष्मान भारत योजना है और पीएमजीकेवाई और ई श्रम जैसी पहलों की वजह से यह हुआ है कि भारत की जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वह दुगुना हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 से यह पता चलता है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% थी, जो दुगुना होकर के 2024 में कितना हो गई? 48.8% हो गई है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण हुई है। और वह कौन कौन सी योजनाओं की चर्चा किया गया है इसमें? तो आयुष्मान भारत योजना और पीएमजीकेवाई योजना और ई श्रम योजना के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इन्हीं योजनाओं को कंसीडर करते हुए यह रिपोर्ट बना हुआ है कि अब भारत की जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वह दुगुना हो गई है। अगला टॉपिक देखते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा हाल ही में स्टार्ट किया गया है, जो म्यांमार में भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। भारतीय सेना द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सा सहायता के लिए 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और आपूर्तियों के साथ म्यांमार भेजी गई है। एयरबोर्न एंजल्स टास्क फोर्स इसका नाम है, जो भेजा गया है। इसको जो है आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उन्नत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है। भारतीय सेना आपदा में घायल हुए लोगों को तत्काल देखभाल प्रदान करने के लिए 60 बिस्तरों वाला चिकित्सा उपचार केंद्र स्थापित करेगी। ठीक है, इस ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में यह कार्य किया जाएगा। 60 बिस्तरों वाला चिकित्सा उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इसको संचालित कौन करेगा? तो एयरबोर्न एंजल्स टास्क फोर्स, जिसको किस लिए बनाया गया है? तो उन्नत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए इसको प्रशिक्षित किया गया है। भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है जबकि म्यांमार में सैन्य शासन है? यह मानवीय सहायता भारत की पड़ोसी पहले या नेबर फर्स्ट की नीति और वसुधैव कुटुंबकम के तहत भारतीय लोकाचार के प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जो दुनिया को एक परिवार माना जाता है भारतीयों द्वारा। इसी के तहत यह किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के हेल्प से यह संचालित किया जा रहा है। यह कुछ 29 और 30 मार्च का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इस वीडियो में इतना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।